नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सबकी जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। मेरी 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ाया था। दूसरी क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण, किसने जीवों के वर्गीकरण को बताया था, उन साइंटिस्ट के बारे में, और जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी विशेष बातें थी उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं उन्हें बेहतर तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आ रहा होगा। आज एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन में अक्सर यहां से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। और बेटा एक बात और ध्यान देना कि यदि आपका कॉन्सेप्ट अगर इस चैप्टर का क्लियर है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे टर्म आपके पास आएंगे, जैसे क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, आरएनए, जो आजकल बड़ा ज्वलंत शब्द बना हुआ है। और ये अक्सर ये हमको सुनने को मिलता है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे या बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो उन्हें इनमें असुविधा होती है इन्हें समझने में। तो यदि आप इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर को अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है उस चैप्टर से संबंधित विषयों को समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम लोग एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे जिस चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो सभी लोग जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाएं और फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, जय हिंद। सभी लोग जुड़ गए? ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, थैंक यू। लगभग आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। तो हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आपको इसके बारे में और भी बातें बताई जाएंगी। देखिए, जो सेल होता है, आखिर ये सेल होता क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि कोई जैसे मान लीजिए कि आप कोई मकान बनाना चाह रहे हैं। तो मकान बनाने के लिए आपको चारों तरफ कमरे को तैयार करने के लिए एक दीवार तैयार करना पड़ेगा। और इस दीवार को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक ईंट जोड़ेंगे, एक एक ईंट जोड़ेंगे, तब जाके ये चारों तरफ ये दीवार तैयार होगी। ध्यान से समझिएगा। तो जब एक एक ईंट जोड़ेंगे तब जाके ये दीवार तैयार होगी। तो इस मकान को तैयार करने में जो इसका सबसे छोटा आधार है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मकान तैयार हो रहा है, उसे आप कहेंगे कि सर उस पे सबसे बड़ा रोल जो तैयार कर रहा है वो है ईंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मकान का, जो ये मकान आपने बनाया है, इस मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे कि सर इस मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है। और ईंट ही की वजह से हम ईंट की वजह से मकान की ईंट की वजह से आप क्या कर रहे हैं,
मकान की संरचना तैयार कर रहे हैं। और जब एक एक ईंट जुड़ते हैं तो उन्हें मजबूत भी करते हैं, तो मकान को मजबूत करने का भी काम करता है ये। तो आप कह सकते हैं कि ये मकान जो है, इस मकान की संरचना को एक एक ईंट जोड़कर तैयार करते हैं, संरचना को बनाते हैं, और इस मकान को मजबूती प्रदान करने में भी ईंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी तरीके से मानव शरीर में, मानव हो या कोई भी जंतु हो, जीव हो, ठीक इसी तरीके से जो जीव का जो शरीर होता है, उस जीव के शरीर के निर्माण में सबसे बड़ा अगर रोल कोई अदा करता है बेटा, तो उसका नाम है कोशिका यानी सेल। ये सेल क्या करता है कि जो सेल होता है, अगर मान लीजिए बहुकोशिकीय प्राणी है, अगर मान लीजिए कि बहुकोशिकीय प्राणी है, तो एक एक सेल, जैसे एक सेल ये, ऐसे बहुत सारे सेल्स जुड़कर एक जीवित संरचना तैयार करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। बहुत सारे सेल जुड़कर एक संरचना निर्मित करते हैं, और ये जितने भी सेल्स हैं, ये अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण भी करते हैं, यानी प्रत्येक सेल ऊर्जा का निर्माण भी करता है। तो आप कह सकते हैं ना कि किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेल होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो सेल है। क्यों? क्योंकि सेल के द्वारा ही शरीर की संरचना तैयार होती है, और सेल के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये इस सेल का डेफिनेशन होता है बेटा। किसी भी शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करता है, उसका नाम कोशिका या सेल है। कोशिका ही शरीर की संरचना को निर्मित करता है, और कोशिका ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। सेल, आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद ये है कि ये जो सेल होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इस सेल यानी कोशिका, ये जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो बोतल की कार्क होती है, बोतल के अंदर जो कार्क होता है, जो बोतल के कार्क को देखा तो कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दी। इसी का नाम इन्होंने कोशिका रखा। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ये जो कोशिका है बेटा, ये कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक जो मैंने आपको कल बताया था, आप लोग को याद होगा, एक होता है जिसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को कहा जाता है यूकैरियोटिक
सेल। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मैंने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, इसे प्राचीन कोशिका के नाम से जाना जाता है और यूकैरियोटिक को आधुनिक कोशिका, मॉडर्न सेल कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, वो उसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। यानी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं वो लगभग नहीं पाए जाते। कुछ पाए जाते हैं लेकिन वो भी पूर्ण विकसित नहीं होते। जैसे हमने आपको बताया था कि एक सेल है, हमने आपको बताया था कि एक सेल है, उस सेल के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता लेकिन एक डीएनए पाया जाता है, डीएनए की तरह संरचना, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियॉइड। ये पाया जाता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। मैंने बताया था कि एक संरचना होती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये मीसोसोम नामक संरचना इस प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इस सेल के अंदर एक राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जिसे जो 70S टाइप का होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं। उस तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है बेटा, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, यह पाया जाता है। साथ ही साथ इसके चारों तरफ एक सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो खैर ये सब सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, सारे सेल ऑर्गेनिल्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन पूर्ण विकसित सेल ऑर्गेनिल्स नहीं पाया जाता। इसमें प्रोकैरियोटिक की जो सबसे खास बात है कि इसमें न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है, केंद्रक, ये बेटा अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। तो न्यूक्लियस या तो अनुपस्थित होता है या तो इनकम्प्लीट होता है। तो आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्यों पूर्ण विकसित सेल नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि बेटा इसमें एक सेल ऑर्गेनिल्स है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनिल्स है जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है जिसे कहते हैं गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, प्लास्टिड जिसे बोला जाता है कवक इत्यादि। ये सब जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, ये सब नाम सेल ऑर्गेनिल्स यानी कोशिकांग होते हैं। ये सब बोले जाते हैं कोशिकांग, और ये कोशिकांग जो हैं ये मुख्य रूप से आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल को प्राचीन कोशिका या एंशिएंट सेल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कंप्लीट सेल ऑर्गेनिल्स यानी पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक सेल को आप आधुनिक कोशिका के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जरा अपना कमेंट मुझे दें, अगर कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछें, फिर इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी मनोरमा जी, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सही बात है, प्रेजेंट होता है। जैन साहब, ये जो पीडीएफ की बात है, ये मैनेजमेंट से आप एक बार संपर्क करें, वहां आपको सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, ये जो सेल होता है
जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमेशा यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताए थे, एक साइनो बैक्टीरिया, जिसे साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ में मैंने एक और एग्जाम्पल आपको बताया था, माइको प्लाज्मा, जिसे PPLO के फॉर्म में मैंने बताया था। और माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्मतम जीव, पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्मतम जीव है ये। तो प्रोकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक की विशेष बातें क्या है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोग जो यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है, ये मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल पूर्ण विकसित कोशिका होती है। पूर्ण विकसित कोशिका होती है। ये पूर्ण विकसित कोशिका क्यों कही जाती है? इसलिए पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक सेल को कि इसमें संपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। संपूर्ण कोशिकांग पूर्ण विकसित होता है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसलिए पूर्ण विकसित कोशिका होती है क्योंकि इसमें संपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये सब के सब इस यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो जो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये दो प्रकार का होता है। ये यूकैरियोटिक सेल बेटा यूनिसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय भी होता है। ये एक कोशिकीय भी होता है। और दूसरी बात कि ये मल्टी सेलुलर भी होता है बेटा, मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय भी होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल केवल यूनिसेलुलर होता है, यानी कि जो भी जीव होगा उसके शरीर का निर्माण सिर्फ एक सेल से बना होगा। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी होता है और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ शरीर भी होता है, जिसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है बेटा, इसमें जो ये मल्टी सेलुलर आपको दिखाई दे रहा है, ये मल्टी सेलुलर दो भागों में बटा हुआ है। एक बोला जाता है प्लांट सेल और एक बोला जाता है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के रूप में जाना जाता है। तो यहां तक बातें हो गई कि भैया सेल क्या है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के कार्क का अध्ययन किया और उस आधार पर उन्होंने उसका नाम कोशिका रखा। और उसके पश्चात कोशिका को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये प्राचीन कोशिका कहलाती है, इसलिए कि यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता।
प्लास्टिड यानी लवक, हरित लवक, ये सब नहीं पाए जाते, गॉल्गी बॉडीज नहीं पाया जाता, तो ये सब कोशिकांग जो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण विकसित कोशिका नहीं कहा जाता। पाया क्या जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मीसोसोम्स नामक संरचना पाई जाती है। ये मीसोसोम्स नामक संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें राइबोसोम नामक संरचना पाई जाती है जो 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए की तरह एक कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका एक पूर्ण विकसित कोशिका होती है, इसलिए इसे पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स और भी हैं, हरित लवक, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका को मॉडर्न सेल या आधुनिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो ये एक सेल से इसके जीव बने होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर कहा जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में कुछ खास बातें हैं बेटा, वो ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका के जीव एक सेल के भी होते हैं और बहुत सारे सेल से मिलकर बने भी होते हैं। तो जो एक सेल से बने हुए जीव होते हैं यूकैरियोटिक में, उन्हें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाला जीव बोला जाता है, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ जीव कहा जाता है। तो बहुकोशिकीय यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ जो जीव है, उसके अंतर्गत पादप और जंतु को रखा गया है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अगर आप देखें तो आपको समस्त कोशिका के बारे में, कोशिका की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, आशा करता हूं कि आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी और बेहतर तरीके से आप इसको सुन भी रहे होंगे। आइए इससे संबंधित पीपीटी को थोड़ा हम लोग देखते हैं और उसको एक बार और हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, मैंने बताया आप लोगों को कि कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो अवकलीय पारगम्य कला से घिरी रहती है। पारगम्य कला मतलब कि जहां से पदार्थों का आदान प्रदान होता है, लेकिन सभी पदार्थ नहीं। पारगम्य कला का मतलब समझिएगा, पारगम्य कला का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनको सेल चाहता है कि वो पदार्थ शरीर के सेल के अंदर आए और जिन्हें चाहता है कि वो पदार्थ सेल के बाहर जाए, तो उन्हें पारगम्य कला के नाम से जाना जाता है। उससे ये सेल जो होता है घिरा रहता है। अभी आपको एक स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो होता है सेल के अंदर, आपको मैंने बताया था कि कोशिका विभाजन होता है जिससे एक सेल अपने समान दो सेल, 4 सेल, 8 सेल जैसी संरचना निर्मित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर जनन की सामर्थ्य होती है। और यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जीवित शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। वो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो समस्त क्रियाएं करते हैं जिसके लिए हमारा जीवन जरूरी है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसी तरीके से राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का निर्माण करता है। यानी समस्त जितने भी कोशिकांग है ना, हमारे पूरे जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यों को ये पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका एक डेफिनेशन है सेल का, जो एग्जामिनेशन में अक्सर लिखा जाता है। और सेल इज द फंडामेंटल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वही डेफिनेशन है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है बेटा, यह बात क्लियर हो गया। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मैंने बताया बोतल की कार्क की जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता था उसे कोशिका नाम दिया गया। और इनकी एक किताब थी, कभी कभी ये पीटी में क्वेश्चन आ जाता है, पीसीएस में, कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी किताब में सेल की चर्चा की है, सेल का वर्णन किया है। तो माइक्रोग्राफिया नामक एक बुक रॉबर्ट हुक ने लिखा था, उसी में इन्होंने सेल की चर्चा किया है। सन 1674 में ल्यूवेनहॉक, ये जो है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। अगर क्वेश्चन बनता है बेटा कि सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, जीवित कोशिका का अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इसको ध्यान में एकदम रखना है इस बात को। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया है। और जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया है? ल्यूवेनहॉक में। यही छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूजन में आकर गलत कर जाते हैं। इसीलिए साइंस को रटने की बजाय समझने की कोशिश करिए और कुछ चीजों को याद कर लीजिए। जैसे रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए और जीवित कोशिका का अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया। इन सब बातों को माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक ने लिखा है। तो इस तरह की चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और उनको याद करिए। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल की खोज किया, कार्क सेल में इन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। देखिए मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दे रहा है, देखिए आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर है। इसी तरह का संरचना दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को और इन्होंने उसका नाम सेल रखा। और ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लाइव सेल, जीवित कोशिका को सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था, अध्ययन किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो आपको सारी बातें यहां से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बेटा कोशिका सिद्धांत। अब इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए ये जो कोशिका है इसकी एक सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत, इसे इंग्लिश में सेल थियरी कहते हैं। देखो बेटा कोशिका सिद्धांत में क्या बातें बताई गई। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये जो कोशिका सिद्धांत है, इस कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रपोज किया, किसने प्रस्तुत किया। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय स्वान। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान और दूसरे थे जिनका नाम था स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। स्वान और स्लाइडेन ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई। इन्हीं लोगों का कहना था कि जो कोशिका होती है, ये जो कोशिका होती है, इन्होंने ही कहा, इन्हीं लोगों ने अपने सिद्धांत में कहा है कि कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इन्हीं लोगों ने इस बात को बताया कि ये जो कोशिका है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका सिद्धांत में यह बताया गया है
कि किसी भी कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी कोशिका का निर्माण हो रहा है तो इस कोशिका का निर्माण अपने पहले एक कोशिका रही होगी, उसी से यह निर्मित हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले श्वान और स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इन लोगों ने बताया कि यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जीवन की। इन लोगों ने बताया कि कोशिका के द्वारा ही शरीर की संरचना निर्मित होती है और क्रियात्मकता भी निर्धारित होती है, इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ये सेल थियरी किसने प्रस्तुत किया? स्वान और स्लाइडेन ने प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत क्या क्या बात बताई उस पर हमने चर्चा की। आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन जो थे बेटा, ये याद रखिएगा, स्लाइडेन वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे और स्वान जो थे ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे। कभी कभी पीटी में आ जाता है कि जो स्लाइडेन है ये जंतु विज्ञान से संबंधित थे या वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो स्लाइडेन वनस्पति विज्ञान शास्त्री बोले जाएंगे और श्वान जंतु विज्ञान शास्त्री के नाम से जाने जाएंगे। तो ये सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत को इन लोगों ने प्रस्तुत किया। इन लोगों ने बताया कि जीवों का शरीर जो होता है एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह के जीवधारी आपको मिलेंगे। एक मिलता है जो एक सेल से बना होता है, इसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी पर बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं और इन जीवधारियों का शरीर एक कोशिका से भी मिलकर बना है और इन जीवधारियों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से भी मिलकर बना है। यह बात क्लियर हो गया। दूसरा, कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक, देखिए मैंने पहले ही बताया, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाओं कोशिकाओं में, रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, जैसे हम मानव शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी संरचना निर्धारित की गई है, उस संरचना को निर्मित करने का काम एक कोशिका करता है। और हमारे शरीर के अंदर हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। उन्हें संपन्न होने के लिए, उन्हें क्रियान्वित होने के लिए एक कोशिका की आवश्यकता होती है। तो कोशिका हमारी इसमें मदद करते हैं। और सभी कोशिकाएं, मैंने पहले बोला कि जो सभी कोशिकाएं हैं ये पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। यानी अपने पहले जो जीवित कोशिका होती है वही एक नए जीवित कोशिका को जन्म देगी। यानी कोई कोशिका अगर बन रही है तो अपने पहले जीवित कोशिका से ही निर्मित है। कोशिका विभाजन वाली बात याद रखिए कि एक कोशिका से दो कोशिका निर्मित हो रही हैं, तो जिस कोशिका से, जो मदर सेल से जो डॉटर सेल बन रहा है, यह जीवित मदर सेल है, तभी जीवित डॉटर सेल का निर्माण करता है। यानी किसी भी कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती प्री एक्सिस्टिंग सेल से जो लिविंग हो उससे यह निर्मित होती है। यही कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद बेटा ये स्लाइडेन साहब हैं, ये स्वान साहब हैं, देख लीजिए, स्लाइडेन एंड स्वान फार्मुलेटेड सेल थियरी। सेल थियरी मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने सेल थियरी दिया हुआ है, इससे आपको चीजें थोड़ी और भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, किसी भी सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई सेल है, सेल के अंदर
एक न्यूक्लियस होता है और एक सेल के अंदर ये वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी बेटा कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। ये दोनों तरल पदार्थ होते हैं। सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य है यह भी एक तरल पदार्थ है। केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर इनको मिलाकर एक शब्द में अगर बोला जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अगर मिल जाए तो ये बनाते हैं बेटा जीव द्रव्य। इन्हें बोला जाता है जीव द्रव्य। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे ये कोशिका द्रव्य है, इसी के अंदर समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी के अंदर समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर समस्त आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक कोशिका है। कोशिका के अंदर तरल पदार्थ जो होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर वो समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं जो जीवन को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और केंद्रक के अंदर समस्त आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? जीव द्रव्य। और अगर प्रश्न बनता है कि इस जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सबसे पहले इस जीव द्रव्य की खोज की। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हक्सले। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार कहा। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसे बोलते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसलिए इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा आप यहां देखिए कि समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं जो जीवन को जीवित, जो शरीर को जीवित रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और केंद्रक के अंदर समस्त आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों के वाहक इसमें मौजूद होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ना रहे तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिकांग भी जीवित नहीं रहेंगे, और कोशिकांग जीवित नहीं रहेंगे तो एक जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि समस्त कोशिकांग इसमें जीवित रहते हैं जो जीवन को चलाने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर क्या बनता है बेटा? जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? वो हक्सले ने कहा। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो जीव द्रव्य है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है वो अपने पास आनुवांशिक पदार्थ रखता है, जैसे गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इन्हें ये रखता है।
और कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वह क्या कहते हैं गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, स्फेरोजोम, सेंट्रोजोम, ये सब कोशिकांग रखे जाते हैं किसमें, आपके कोशिका द्रव्य में। तो आशा करते हैं कि जीव द्रव्य क्या है ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया कि ये जो पुरकिंजे हैं इन्होंने 1837 में कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य, देखिए कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया था। कब, 1837 में। पौधों के जंतुओं के ऊतक, पौधों और, यहां ध्यान दीजिएगा, और पौधों और जंतुओं के ऊतक के अध्ययन के आधार पर, जब पौधों और जंतुओं का के ऊतकों का अध्ययन किया गया तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वर्चो, इनका नाम है विर्चो, इनको बोलते हैं बेटा विर्चो ने कोशिका के अनोखे नियमित कार्य को जीवित पदार्थ के एक पात्र के रूप में माना। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है एक जीवित पात्र के रूप में होता है, और इन्होंने बताया, ध्यान दीजिएगा, विर्चो ने बताया था कि कोशिका में विभाजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं, जितनी भी नई कोशिकाएं बनेंगी वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, जिसे ऑमनी सेलुला ई सेलुला बोला जाता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन्होंने कहा था कि विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो, देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रुडोल्फ विर्चो साहब हैं। इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है एक जीवित पात्र होता है। कोशिका एक जीवित पात्र होता है जिसमें कोशिका विभाजन होता है, अर्थात एक जीवित कोशिका अपने ही समान नई जीवित कोशिका का निर्माण करती है, या आप कह सकते हैं कि जो नई कोशिका निर्मित होती है वो अपने पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से ही निर्मित होती है। इस तरह का स्टेटमेंट जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ वर्चो। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पीटी में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को अगर पलट के बार बार अगर अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि अब आपके सारे क्वेश्चंस आप बना रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होता है या स्टेट में कोई भी एग्जामिनेशन हो जहां साइंस से क्वेश्चंस पूछा जाता है और जहां यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, वहां चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट का कोई भी जनरल साइंस की क्लास, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो चैप्टर से सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आप खुद सॉल्व करके देखें, आपको खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी बताया जा रहा है वो बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसे कोशिका की वंश परंपरा का नियम भी कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई कि एक कोशिका मान लीजिए है तो ये अपने समान दो कोशिका बनाती है, दो कोशिका, चार कोशिका, यानी क्या होता है कि कोशिकाओं के वंश परंपरा, कोशिका की वंश परंपरा का नियम अगर पूछा जाए किसने प्रतिपादित किया तो वो थे रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने कोशिका का वंश परंपरा का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। संरचना के आधार पर जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल देख लीजिए और यूकैरियोटिक सेल देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है और ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक कैप्सूल की तरह संरचना होती है और सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। मैंने बताया था साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम होता है 70S टाइप का, और एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है तो इसमें फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट का है। यूकैरियोटिक में देखिए वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोसोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, ये बहुत सारे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, इसलिए इसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसके बाद बेटा
डिफरेंसेस को थोड़ा सा ध्यान दें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है मैं बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूं पीपीटी के माध्यम से। अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखना है तो सबसे पहले कोशिकाओं का प्रकार, जो कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये कोशिकाएं प्रिमिटिव प्रकार की होती हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन, जो सबसे पहले जो कोशिका आया था उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और ये पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये पूर्ण विकसित नहीं होता, पूर्ण विकसित नहीं होता। और ये जो यूकैरियोटिक होता है ये विकसित होता है। कोशिका द्रव्य के आधार पर देखेंगे, जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से फैला रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक और कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। केंद्रक और कोशिका कला जो होता है उसके बीच ये सीमित रहता है साइटोप्लाज्म, और जो प्रोकैरियोटिक में चारों तरफ फैला रहता है। क्योंकि केंद्रक होता नहीं है, आप सबको पहले भी बताया हूं, तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरी की पूरी कोशिका में ये फैला रहता है। केंद्रक के आधार पर जब हम इसे विभाजित करते हैं तो अवास्तविक केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियॉइड कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाता तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियॉइड के नाम से जाना जाता है। केंद्रक कला अनुपस्थित होगा, जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक कला नहीं पाया जाएगा। केंद्रिका अनुपस्थित होगी, डीएनए के सूत्र के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा होता। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपके यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि डीएनए पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। आपका एक प्रश्न बन सकता है कि सर इसका क्या मतलब। देखिए, अगर यहां ध्यान दीजिए, अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अगर जुड़ा हुआ है तो वो बनाता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र होता है, यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र नहीं निर्मित होता। क्यों? क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण वास्तविक केंद्रक होता है, केंद्रक कला उपस्थित होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है, डीएनए के बहुत से सूत्रों के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी रहती है। इन्हें देखिए क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, जो अभी मैंने बताया है आपको। तो आशा करते हैं ये जो आपको केंद्रक तक का अंतर है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। गाल्जी बॉडीज, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? ये अनुपस्थित होते हैं ये सारी चीज। गाल्जी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देखिए यहां दिया हुआ है, ये गाल्जी बॉडीज है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये जो माइटोसिस और मियोसिस जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अमाइटोसिस होता है बेटा, अमाइटोसिस होता है जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री विभाजन में होता क्या है, थोड़ा इसको देख लें। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये साइटोप्लाज्म है, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, बट जाता है और दो सेल बना लेता है। यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन असूत्री विभाजन कहलाता है और माइटोसिस और मियोसिस पाया जाता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है, यानी इसमें समसूत्री और
अर्धसूत्री विभाजन दोनों पाया जाता है बेटा। श्वसन तंत्र की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि मीसोसोम नामक संरचना इसमें ऊर्जा का निर्माण करती है। देखिए मीसोसोम है, ऊर्जा का निर्माण करती है। और इसमें श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी तंत्र के रूप में देखा जाए तो हरित लवक इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें, इस राइबोसोम की तो इसमें 70S प्रकार का होता है, लेकिन इसमें 70S तथा 80S प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है, म्यूसिलेज की आवरण होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, सेलुलोज तथा पेक्टिन पदार्थों का बना होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर डिफरेंसेस हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कसाव, फ्लैजेला जिसको बोलते हैं, कसाव में सूक्ष्म तंतु होते हैं। कसाव का काम क्या होता है, मूवमेंट करना होता है। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। जो रिक्तिका होता है, रिक्तिका एक वैक्यूल होता है जो अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोट में, और इसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है लेकिन इसमें उपस्थित होता है। तो ऐसे बहुत सारे ये डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं। तो एक लाइन में उत्तर देख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका होती है। बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है लेकिन प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बेटा, 8:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है। बेटा संडे को छुट्टी है, संडे को क्लास नहीं चलेगा। हाँ, पीडीएफ की जानकारी अमित जी आप संस्थान से ले लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछें, वही मैं बता पाऊंगा। बाकी मैनेजमेंट का काम है बेटा। हाँ, सबके बारे में बताएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ सेल के बारे में बताया है, केंद्रक वगैरह का सारा कार्य अभी आपको बताया जाएगा बेटा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूं, वो सारा आपको पीडीएफ में या पीपीटी में आपको जो बताते चल रहा हूं सब ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कैरियोकाइनेसिस उसे कहा जाता है प्राची जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मेरी क्लास नेहा जी ये तीसरी क्लास है। समझ में आ रहा है सब कुछ? देखिए, मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाते जा रहा हूं, जिस तरीके से टू दी पॉइंट एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनते जाइए और उसको नोट करते जाइए। वीडियोस या सुनकर नोट कर लीजिए, या आपको पीपीटी मिल जाएगा या पीडीएफ जैसे भी संस्थान आपको प्रोवाइड करेगा, या आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ाते हुए ही अगर आप नोट कर सकते हैं, या उसको अगली बार जब सुने तो नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसको नोट करके नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सब कुछ क्लियर करते चल रहा हूं। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक दिन मैं क्या करूंगा, 2-3 चैप्टर जब पढ़ा लूंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। आपको खुद फील होगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सारे क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं। अगर आप सॉल्व करना नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए बेटा, ठीक है? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है।
इस प्लांट सेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो सबसे अपर लेयर है उसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये जो सेल वॉल है ये आपका सबसे ऊपरी लेयर है, आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है इसे पराक्सीसोम कहते हैं। ये जो है गोल्गी एपरेटस है। जो इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बीच बीच में ये प्लाज्मोडेस्माटा है। खाली स्थान जो ये दिख रहा है ये सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है। ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये राइबोसोम्स स्ट्रक्चर है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इसलिए हो जाता है, रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम नामक संरचना जुड़ जाती है इस पर। राइबोसोम नामक संरचना के जुड़ने के कारण इसका जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। तो ये एक संरचना बनाई गई है जो पादप कोशिका की संरचना है। एक बार आप ध्यान से इसको देख लें। सेल वॉल, पराक्सीसोम, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मोडेस्माटा, सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको बनाए गए हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है, ये सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है सेल की सुरक्षा करना। क्या करना? सेल की सुरक्षा करना। और सेल के अंदर जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका आवागमन बनाए रखना। इसके बाद ये जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है जो प्लांट की, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल वॉल के नीचे एक और लेयर पाया जाता है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है यह कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का एक मॉडल दिया गया था सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है आवश्यक रासायनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर करना। यानी कि आवश्यक पदार्थों को सेल के अंदर ले जाना और पदार्थों को सेल से बाहर निकालने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सिंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। कोलिकर, बेंडा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमें बताया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। 36 एटीपी का निर्माण श्वसन क्रिया के दौरान क्रेब्स साइकिल के माध्यम से 36 एटीपी का निर्माण करता है। सर्वाधिक एटीपी बनाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। पादप कोशिका में प्लास्टिड या लवक पाया जाता है। प्लास्टिड या लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरा होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक जो होता है ये पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, या कह सकते हैं कि हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन निर्मित करने में सहायता प्रदान करता है। जो वर्णी लवक होता है, क्रोमोप्लास्ट, हरे रंग को छोड़कर पौधों के फलों और पुष्पों में जितने भी रंग दिखाई देते हैं उन रंगों के लिए जिम्मेदार होता है वर्णी लवक।
और अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये कलरलेस रंगहीन होता है। ये 3 प्रकार का होता है, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम होता है मंड का संचय करना, इलियोप्लास्ट का काम होता है वसा और तेल का संचय करना, और प्रोटीनोप्लास्ट का काम होता है प्रोटीन का संचय करना। तो ये प्लास्टिड जो है ये सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। मैंने सेल वॉल की चर्चा की थी, कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति भी बेटा केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। गॉल्जी बॉडीज एक जगह लिखा हुआ है, गॉल्जी बॉडीज ये ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो पदार्थों का आवागमन होता है सेल के अंदर उनको नियंत्रित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है गॉल्जी बॉडीज, इसीलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है सेल का। कुछ पदार्थों के स्राव में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, गॉल्जी बॉडीज लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होती है। जब सेल के अंदर कोई परेशानी आ जाता है तो लाइसोसोम अपने शरीर को स्वयं नष्ट करके उसकी सुरक्षा करता है शरीर की, इसीलिए स्वयं नष्ट करने के कारण इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सारी बातें अभी आपको क्लियर की जाएंगी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इन सब के बारे में जानकारी बैठ जाए। तो आइए हम इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जंतु कोशिका है बेटा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोजोम्स, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, ये सारे पाए जाते हैं। क्या क्या नहीं पाया जाता है देखिए, इसमें कहीं सेल वॉल नहीं है, यानी इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ये संरचना है आप एनिमल सेल की, ये जंतु कोशिका की संरचना है, ये जंतु कोशिका की संरचना है। और इसके पहले मैंने आपको पादप कोशिका की संरचना दिखाई थी, तो ये संरचना आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होता है, पाया जाता है। जीव द्रव्य कला के बाहर ये जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति होता है, किसमें, पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी चीज, पूर्ण वृद्धि प्राप्त कोशिका के अधिकांश मध्यवर्ती भाग में एक बड़ी रिक्तिका, याद रखना है 2019 में यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा, ये 2019 में यूपीएससी का क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है वो छोटी होती है या बड़ी। तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका या रसधानी होता है वो बड़े साइज का पाया जाता है, और जिस कारण कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के पास लगा एक स्तर बनाए रखता है। बहुत बड़े साइज का होता है ये जो वैक्यूल, खाली स्थान। लेकिन ये जो जंतु कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं बहुत छोटी और संख्या में ज्यादा होता है, छोटी भी होती है और संख्या में ज्यादा होता है, कभी कभी अनुपस्थित भी होते हैं ये। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि लवक, प्लास्टिड भी पाए जाते हैं, किसमें, पादप कोशिका में, जिसमें पर्ण हरिम युक्त लवक, जिसको हरिम कड़क या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तथा विभिन्न रंगों के लवक जिन्हें वर्णी लवक कहा जाता है, ये भी इसमें पाया जाता है। पुष्पों और फलों में पाए जाते हैं, लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। ये सारी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले किया है। साथ ही साथ इसमें एक सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम का काम होता है बेटा, इसका काम होता है कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका विभाजन में हेल्प करना। लेकिन चूंकि क्या है कि ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, कुछ शैवाल और कवक को छोड़ दिया जाए तो, कुछ शैवाल और कवक को छोड़ दिया जाए तो तारक काय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन
यह जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और देखिए यहां ये लिखा हुआ है कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम नामक, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ये देखिए ये सेंट्रोजोम है। ये क्या काम करता है? ये सेंट्रोजोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। तो ये सेंट्रोजोम का काम है कोशिका विभाजन करना। वैसे ही लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स मैंने बताया आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये लाइसोसोम प्रायः उपस्थित होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में प्लांट में। और क्या कहते हैं, सुनिए ये उल्टा हो गया है, प्लांट में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं, इसको सही कर लीजिएगा। प्लांट पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं और लाइसोसोम्स जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। और भोजन के रूप में प्लांट में मंड के रूप में भोजन संचित रहता है और मानव जो जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यह भी यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा, यह भी यूपीएससी में पूछा जाता है कि पादप कोशिका में जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है। तो पादप कोशिका में जो भोजन होता है वो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित होता है और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कोशिका विभाजन में अब देखो, जो कोशिका विभाजन जब होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका विभाजन होना है तो पादप कोशिका में ऐसे एक प्लेट बन जाएगा, प्लेट की तरह संरचना बनेगी। देखिए लिखा है कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक सेल प्लेट बन जाता है, का निर्माण हो जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में एक गड्ढे की तरह ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्गत इन्वेजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है। ये देखिए ऐसे गड्ढा बन जाता है, इसको फरो। तो इस तरीके से विभाजन होता है। पादप कोशिका में सेल प्लेट बनता है और इसमें क्या होता है कि गड्ढेनुमा संरचना बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनिए। सभी प्रकार की कोशिकाओं में आपको मैंने बताया है क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है एक तरल पदार्थ होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जहां कोशिकीय एक्टिविटीज और रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। मैंने पहले ही बताया था कि कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, वो समस्त क्रियाओं का संचालन करते हैं जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। समस्त रासायनिक क्रियाएं और समस्त एक्टिविटीज वो उसी के अंदर संपन्न होती हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर। इसके साथ साथ राइबोसोम्स को साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जो आवरण से घिरा नहीं होता। राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो आवरण के अंदर घिरा नहीं होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे स्मॉलेस्ट सेल मैंने पहले बताया माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे लार्जेस्ट सेल नर्व सेल होते हैं। ह्यूमन का जो आरबीसी होता है 7 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। बैक्टीरिया की साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें आपको स्ट्रक्चर, न्यूक्लियॉइड, ये सारी चीजें पाई जाती है। जैसे सेल के चारों तरफ सेल एनवेलप होता है, सेल के चारों तरफ सेल एनवेलप होता है। मीसोसोम मैंने आपको बताया है जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। क्रोमेटोफोर एक वर्णक होता है, ये पाया जाता है। न्यूक्लियॉइड एक डीएनए की संरचना होती है, वो पाया जाता है। फ्लैजला होता है, राइबोसोम होता है। ये सारी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। देखिए प्लाज्मिड होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियॉइड डीएनए होता है, राइबोसोम होता है।
ये जो पूंछ की तरह संरचना निकली हुई है इसे फ्लैजेलम कहते हैं। तो ये संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बाह्य आवरण होता है, ये याद रखिएगा, किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है। मध्य परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। 3 परत होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहली परत जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। दूसरी परत जो होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कोशिका का आकार, कोश की संरचना को सहायता प्रदान करता है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अर्धपारगम्य होता है। ये आप सबको पता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम पाया जाता है। मैं पहले ही बताया मीसोसोम का कार्य क्या होता है, बार बार ये आ रहा है सब। मीसोसोम पाया जाता है, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के सेल वॉल का यह निर्माण करता है। मीसोसोम का सबसे पहला कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण करना। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। दूसरा, डीएनए का रेप्लिकेशन करता रहता है, डीएनए का निर्माण करता रहता है। तीसरा, श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण करता है और अपशिष्ट पदार्थों के सेक्रीशन में भी मदद करता है, स्राव में भी मदद करता है। एनर्जी का निर्माण भी करता है, एनर्जी रिफॉर्मेशन, एनर्जी का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। तो इतने फंक्शन मीसोसोम्स के होते हैं। दैट्स व्हाई मीसोसोम्स इज द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है बेटा। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर नामक पिगमेंट, मैंने बताया ना कि एक पिगमेंट पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, पाया जाता है, तो क्रोमेटोफोर नामक वर्णक पाया जाता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के एक और नाम से जाना जाता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के रूप में भी हम लोग साइनोबैक्टीरिया को जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, जिसे न्यूक्लियॉइड, मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूक्लियॉइड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, जो 70S टाइप का होता है। एस एक सब यूनिट होता है बेटा, वैज्ञानिकों ने इसे सब यूनिट छोटे साइज का होता है तो 70S नाम रख दिया। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य है, यह भी मैंने बता दिया है। अब यूकैरियोटिक सेल में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल वॉल पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम वैक्यूल ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडी, ये सब पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। एक एक पॉइंट के बारे में बताया था कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर। अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो हमसे अवश्य आप पूछें। सब तो पढ़ाया जा चुका है रजनल, काफी, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हार नहीं मानना है। देखिए, एक बात कही जाती है विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी करते हैं, उनके लिए सिर्फ पढ़ाई एक माध्यम है जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तो देख रहे हैं कोरोना नामक महामारी ने हम जैसे लोगों के या पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कितना नुकसान किया है, इसकी भरपाई पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर हम जैसे शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, और पूरी ईमानदारी से आप देखिए 2-2.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, उसमें टू दी पॉइंट मैंने टॉपिक पे ही चर्चा किया है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, जो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन लगातार आने वाले हैं। और आपको मैं बताऊं कि चुनाव भी नजदीक आने वाला है, बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे और बहुत सारी नौकरियां आपके सामने दिखाई देंगी। तो आप लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका जीवन बेहतर बन जाए। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए मेरा एक मूल मंत्र है कि डोंट ब्रेक योर कंटिन्यूटी, रिवीजन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, देन यू कैन गेट योर एम। अगर आप रिवीजन बार बार रिवीजन अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि देखिए बहुत छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी लड़ाई है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, इतनी ज्यादा संख्या वाले लोग एग्जामिनेशन देते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो वही आगे निकल सकता है जो बेटा लगातार परिश्रम करता रहे, जो कंटिन्यू परिश्रम करता रहे। तो एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी मेरी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए और उन ऊंचाइयों तक पहुंचिए जिससे हमारे राष्ट्र का नाम रोशन हो, आपका जीवन बेहतर हो जाए, माता पिता का नाम रोशन हो, हम सब जो निर्माण में आपको पढ़ा रहे हैं हम सबका गौरव बढ़े, तो बड़ा अच्छा होगा। आप सब सिलेक्शन अवश्य पाएंगे, खूब मेहनत से पढ़िए। शिखा जी, इन 3 क्लासेस में पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें हमने बायोलॉजिकल इंट्रोडक्शन बताया था। दूसरी क्लास में जीवों का वर्गीकरण पढ़ाया हूं और तीसरी क्लास में सेल संरचनात्मक और उनकी क्रियात्मकता के बारे में बताया हूं। जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल एक पूर्ण विकसित कोशिका होती है जिसमें आप देखिए कि ये न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें लाइसोसोम पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। ये सारी की सारी संरचना पूर्ण विकसित रूप में देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब कोशिका झिल्ली, सबसे पहला जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ये याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करता है, यानी यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करता है। यानी एक कोशिका है, अलग करता है, तो ये अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में ये पाई जाती है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिका में सेल वॉल के बाद इनका नंबर आता है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया भी था कि जो जंतु कोशिका होती है, मान लीजिए जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी जो झिल्ली होगा, बाहर होगा, वो कोशिका भित्ति होगा। और पादप कोशिका में बाहर वाला कोशिका भित्ति होगा और जंतु कोशिका में बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन होगा। तो दूसरे नंबर का प्लांट सेल में होता है और पहला नंबर जो लेयर होता है वो जंतु कोशिका में होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये ध्यान देना। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है बेटा। कोशिका झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी सेलेक्टिव पार्टिकल्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर, अंदर बाहर करने का काम करता है ये कोशिका झिल्ली।
अब देखो, मैंने बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बेटा सिंगर और एक का नाम था निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि ये एक प्रोटीन की सतह होती है और इनमें लिपिड पाया जाता है। तो इस आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, लचीला होता है, इसे मोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, दोबारा जोड़ा भी जा सकता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, और सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या है? या कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देता है। मैंने पहले ही बताया था, कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक विसरण के द्वारा और एक परासरण के द्वारा। विसरण और परासरण, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब गमन होगा तो विसरण कहलाएगा, और जब वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल यानी विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है तो परासरण होता है। दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है यह विसरण, और यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है ये भी। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है विसरण, केवल द्रवीय माध्यम में। याद रखिएगा, परासरण केवल द्रवीय माध्यम में, यह पीसीएस में पूछा जा सकता है। द्रवीय माध्यम में यह सिर्फ संभव होता है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं विसरण में, और इसमें केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र करने के होता है, विलयन नहीं होता। तीन तरह का परासरण होता है, एक होता है बेटा जिसे बाह्य परासरण कहते हैं, दूसरा अंतः परासरण। तो दो तरह का, बाह्य परासरण, अंतः परासरण। कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन होना, जब कोशिका के अंदर से विलायक बाहर निकलता है तो बाह्य परासरण, कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर आना अंतः परासरण कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, जिन्हें सांद्रता के अनुसार विलयन जब पढ़ाया जाएगा तो विलयन के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, जब किसी कोशिका से वाटर बाहर निकलता है तो वो हाइपरटोनिक कहलाता है, और जब किसी कोशिका के अंदर वाटर जाए और उतनी ही मात्रा में वाटर बाहर निकले तो आइसोटोनिक कहलाएगा। हाइपोटोनिक का मतलब जब बाहर से कोशिका के अंदर वाटर आता है तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि बाहर से जल कोशिका के अंदर आता है। आइसोटोनिक में जितना जल बाहर जाएगा उतना ही जल बाहर अंदर आएगा, और हाइपरटोनिक में कोशिका से बाहर निकल जाता है जल, यानी वो क्या बोलते हैं, सिकुड़ जाता है, तो इसे हाइपरटोनिक कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे मान लीजिए किशमिश को ले लीजिए, तो किशमिश को अगर आप लेंगे तो किशमिश को अगर पानी में डाल दीजिए तो फूल जाएगा, यानी किशमिश पानी को क्या किया, अपने अंदर ले लिया, तो इसे बोला जाएगा हाइपोटोनिक। और अंगूर को नमक के पानी में रख दीजिए तो वो सिकुड़ जाएगा, यानी वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उसे बोला जाएगा हाइपरटोनिक। और जब कोई प्रभाव ना पड़े, जितना वाटर सेल से बाहर जाए उतना वाटर सेल के अंदर आ जाए, तो उसे आइसोटोनिक बोला जाएगा। कोशिका भित्ति बाह्य झिल्ली होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, और ये क्या काम करता है, किसी भी कोशिका की सुरक्षा में हमारी मदद करता है। कोशिका भित्ति जो होता है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। जो केंद्रक होता है कोशिकाओं की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसको हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। ये सारी बातें मैं आपको अपने डिस्कशन के दौरान जब मैं बता रहा था, इसके पहले बता चुका हूं। केंद्रक के कार्य क्या है? यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और मैंने बताया था कि केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो यह आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य भी केंद्रक के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर वो समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं जो आनुवांशिक गुणों के लिए आवश्यक होता है। अब कोशिका द्रव्य क्या है, यह भी मैंने बताया। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स, कोशिकांग और केंद्रक उपस्थित होता है। देखिए, कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरा रहता है, और अधिकतर पौधों में कोशिका की निर्जीव भित्ति से घिरा रहता है। कोशिका द्रव्य के निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला कहते हैं। दूसरा रसधानी कला, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा जीव द्रव्य कला तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य होता है। कोशिकाओं में जीव द्रव्य कला एवं टोनोप्लास्ट के अतिरिक्त अंतःप्रद्रवी झिल्लियां जो विभिन्न कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम आदि के चारों ओर होती है, सभी को कोशिका कलाएं कहते हैं। अब देखो, ये सारी बातें जो हैं मैं आपको बताया हूं कि उसके अंदर जो पाया जाता है उसके चारों तरफ उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल के चारों तरफ जो होता है वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। ये सभी कलाएं कोशिकाओं तथा कोशिकांगों में परिवृद्ध करती हैं और इस प्रकार कोशिका में एक कला तंत्र बनाते हैं। अब ये गाल्जी उपकरण क्या है? गाल्जी का एक कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग है, इन्हें लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। अब देखो, प्लांट में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, ये ध्यान देना। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया है। सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर किया। इसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवाल में यह नहीं पाया जाता है, गाल्जी बॉडीज। इसका कार्य महत्वपूर्ण है। कोशिकीय, मैंने बताया था आपको, कोशिकीय पदार्थों का स्राव करता है, कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो एक प्लेट बनाता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। और ये जो होता है गाल्जी सम्मिश्र जो होता है, पैक्टिन तथा हेमिसेलुलोज जैसे पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेता है। यानी इनके निर्माण में भी, मतलब इनकी मदद से कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ये। और साथ ही साथ एक बात और बताया था कि जो ये कोशिका भित्ति होती है, देखिए, लाइसोसोम के निर्माण में, गाल्जी बॉडीज लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है, हार्मोन का उत्पादन करता है और बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम मैंने बताया था कि कोलिकर ने इसकी कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। लेकिन सही मायने में खोज का श्रेय दिया जाता है सी बेंडा को, जिन्होंने इसका नाम, वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने रखा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है, तो सी बेंडा ने किया है। और सर्वप्रथम कोलिकर ने कीटों में इसे देखा, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। यह जीवाणु और नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता, और मैंने पहले ही बताया कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये आपके इसका स्ट्रक्चर है। मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना। एटीपी क्या होता है? फर्स्ट क्लास में बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोला जाता है। इसमें मुख्य, देखो एक बात और, एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बेटा कि डीएनए कहां कहां पाया जाता है। ध्यान देना इस बात को। डीएनए अगर पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में भी डीएनए होता है। नोट कर लीजिएगा कहीं, हरित लवक में भी डीएनए होता है, मैं यहां लिख देता हूं।
डीएनए जो होता है ये केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में कि केंद्रक को छोड़कर डीएनए और कहां कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है केंद्रक के साथ साथ। ये कदापि भूलिएगा मत। ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, फास्फोलिपिड होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। ये सारी संरचनाएं, ये सारे संगठक जो हैं ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। पैलाडे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था और 1974 में इसी के वजह से पैलाडे को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंने पहले बताया कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे 70S राइबोसोम कहते हैं और एक होता है जिसे 80S राइबोसोम कहते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक में, आपको याद हो गया होगा। मुख्य कार्य मैंने बताया है कि प्रोटीन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद अगला जो कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका, इसकी खोज KR पोर्टर ने 1945 में किया। दो प्रकार के हैं ये। देखिए ये मान लीजिए कि ये सेल है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ऐसे जुड़े रहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बेटा इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर मान लीजिए कहीं अगर ये इस तरीके से राइबोसोम अटैच हो जाए, अगर ये राइबोसोम अटैच हो जाए तो ये सरफेस खुरदुरा हो जाएगा, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पर अटैच नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये खुरदुरा हो गया राइबोसोम के अटैच हो जाने के कारण, तो इसे खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इनके कार्य अलग अलग हैं। जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड का देखिए संश्लेषण करता है, साथ ही साथ ग्लाइकोजन का संग्रह करने का कार्य भी करता है। लेकिन जो खुरदुरा होता है उसके ऊपर राइबोसोम जुड़ जाता है, इसकी वजह से ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसके बाद लवक, मैंने लवक के बारे में बताया था कि लवक जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल ने 1865 ईस्वी में किया, हैकल ने किया था। लवक जो होता है ये एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा बेटा। ये लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो जीवाणु कवक और नीलहरित शैवाल में ये अनुपस्थित होता है। रंग के आधार पर लवक को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया था अवर्डी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, रंगीन अथवा वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इस पर हमने चर्चा किया हुआ है। जो अवर्णी लवक होता है एक्चुअली रंगहीन इसलिए कहा जाता है कि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो रंगहीन हो जाता है। लेकिन मंड का, तेल का और प्रोटीन का ये संग्रह करते हैं। आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलियोप्लास्ट और तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संचय करता है, इलियोप्लास्ट वसा और तेल का संग्रह करता है और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करता है, इलियोप्लास्ट वसा और तेल का संग्रह करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करता है। एक बात को लेकर आप परेशान मत होइएगा, ये जितना भी नोट्स है ये सारा नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा। जो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है निर्माण आईएएस के ऐप पर, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है या एडमिशन लिया हुआ है, उन सभी लोगों को मेरा ये नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी आप लोग को
इससे संबंधित चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरी क्लास को बहुत ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, जहां डाउट हो उसको पूछते रहिए। ठीक है, तो 3 प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट, पहला अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, वो स्टार्च का संचय करता है। इलियोप्लास्ट वसा और तेल का संचय करता है। और प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है। हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं। इनकी खोज शिम्पर ने 1885 ईस्वी में किया था। यह हरे रंग का वर्णक है। इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी कारण पत्तियां और पौधे जो होते हैं, कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। हरित लवक के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। एक लाइन में और फिर से सुनिए। क्लोरोप्लास्ट दूसरा वर्णक होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधों के लिए भोजन तैयार करता है। यह हरित लवक करता है। हरित लवक उन सभी हरे भाग में, पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। इनमें प्रोटीन, पर्णहरित, आरएनए, डीएनए, फास्फोलिपिड, कैरोटीनॉइड ये इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। देखिए डीएनए, आरएनए मैंने बताया ना क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, इनमें से एलिमेंट में पूछ लेता है कि क्लोरोप्लास्ट में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ये स्ट्रक्चर है आपके क्लोरोप्लास्ट का। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इसे ल्यूमेन कहते हैं। ये ग्रेनम है, आउटर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर होता है, इनर मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है या डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है और ये खाली स्थान स्ट्रोमा है। रंगीन अथवा वर्णी लवक उसे कहा जाता है जो हरे रंग को छोड़कर पौधों और पुष्पों में जो सभी रंग के पुष्प और फल दिखाई देते हैं, लाल और अन्य पीला, नीला, ये अलग अलग कलर के जो आपके दिखाई देते हैं, वो सब वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। अधिकतर पुष्पों की पंखुड़ियों व फलों में पाए जाते हैं तथा उन्हें विशेष रंग प्रदान करते हैं। अगर बैगनी रंग के लिए पूछा जाएगा तो जो पिगमेंट जिम्मेदार होता है वो एंथोसाइनिन होता है। तो इसके साथ साथ एक होता है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट ये भूरे शैवालों, जो भूरे रंग के शैवाल होते हैं, या डायटम्स होता है या डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, उसमें पाए जाते हैं। इनमें फ्यूकोजैंथीन, ये याद रखिएगा, फ्यूकोजैंथीन नामक भूरा वर्णक होता है। फ्यूकोजैंथीन नामक भूरा वर्णक की वजह से इनका रंग भूरा हो जाता है। इसके बाद रोडोप्लास्ट होता है, ये लाल शैवालों में पाया जाता है। ये लाल रंग जो होता है फाइकोएरिथ्रीन, आर फाइकोएरिथ्रीन और आर फाइकोसाइनिन के कारण दिखाई देता है। रोडोप्लास्ट में लाल कलर फाइकोएरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन के कारण होता है। तारक काय, सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टी बावेरी ने किया था। तारक काय मैंने बताया था कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। शैवाल, कवक, मांस में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में ये भाग लेता है, जिस पर मैंने चर्चा किया हुआ है। लाइसोसोम की खोज डी डुए ने सन 1995 में किया था। 1974 में इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं जैसे अग्नाशयी कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, यकृत कोशिकाएं, वृक्क कोशिकाएं, इनमें निश्चित रूप से देखी गई है। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम के जो मुख्य कार्य हैं, बाह्य कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन, अंतः कोशिका कोशिकीय पाचन, यानी कोशिका के अंदर जो पाचन की क्रिया संपन्न होती है। कोशिका के मृत हो जाने पर अथवा रोग की अवस्था में अगर कोशिका मृत हो जाए या रोगित हो जाए तो ये अपने शरीर को स्वयं नष्ट करते हैं और एंजाइम की सहायता से शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम पर अक्सर टिप्पणी लिखने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्फेरोसोम जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सब सूक्ष्म कोशिकांग हैं। इनका काम होता है वसा और तेल का संग्रह करना। इसका मुख्य कार्य देखिए,
यहां लिखा होगा वसा पदार्थों का संग्रह करना होता है, और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। स्फेरोजोम नाम है इसका। रिक्तिका, कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कुछ रिक्तिकाएं कोशिका में बड़ी होती हैं, अगर बड़ी रिक्तिका दिख रही है तो वो पादप कोशिका कहलाएगी, अगर छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं या अनुपस्थित हैं तो वो जंतु कोशिका कहलाएगी। रिक्तिकाओं के चारों तरफ, रिक्तिका के चारों तरफ जो संरचना होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेल सैप कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। देखिए टोनोप्लास्ट। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया था। बड़ी रिक्तिका कोशिका 90% भाग घेरे रहती है। कोशिका के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण और पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उपचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करती है। कोशिका के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करती है यह रिक्तिका। रिक्तिका में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका रस, अभी मैंने बताया है, सेल सैप कहते हैं। कोशिका रस में खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये सारे कोशिका रस में ये सारी चीजें पाई जाती हैं बेटा। इसके बाद जीव द्रव्य के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। और जीव द्रव्य से रहित कोशिकाएं मृत होती हैं। जो जीव द्रव्य अगर नहीं है तो उसके अलावा कोशिका मृत कहलाएंगी। और डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने इसे सार्कोड नाम दिया था। अब पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसके जीव द्रव्य का नाम दिया। देखिए डुजार्डिन, ये हक्सले के शब्दों में जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य से रहित कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे कार की कोशिकाएं। डुजार्डिन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1835 ईस्वी में इसे क्या कहा? सार्कोड। इन्होंने सार्कोड शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए। और देखिए यहां लिखा हुआ है, ये पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम जीव द्रव्य रखा। और जीव द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बेटा मैंने आपको कोशिका से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो मैंने आपको सब बताया है, सारी चीजें बताई हैं, वो सब पे मैंने आज डिस्कशन कर लिया है। इन सब का पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा संस्थान के द्वारा। एक बार आप रिवीजन करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरा मुझे तुरंत रिप्लाई करें। और उसके बाद फिर कल क्या पढ़ाया जाएगा, कल की क्या हमारी कल या परसों नेक्स्ट क्लास की क्या हमारी रणनीति रहेगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जरा हमें बताएं कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू नेहा। थैंक यू ऋचा दी। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सब ईमानदारी से पूरी क्लास कर रहे हैं, पूरी क्लासेस में आप सब मौजूद हैं। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी शुभकामना कि इतनी ईमानदारी से क्लासेस को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बेहतर ढंग से आप लोग उसको देख रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सबको मेरे द्वारा बताए गए सभी जितने भी टॉपिक हैं वो बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे। आज हमने सेल का टॉपिक कंप्लीट किया। कल जो नेक्स्ट क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें बेटा मैं डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, ये तो जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, इन पर हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जीन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या। बहुत अच्छी क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्लास में आप सब जरूर मौजूद रहिएगा। और आशा करते हैं कि आज जो हमने बताया वो बेहतर ढंग से आप सबको समझ में आया होगा। मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और लोगों को जागरूक करें, खुद जागरूक हो। आप सबका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।